हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OCNGS एकेडमी में। जैसा आपको पता है कि आपके RO और PCS के एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में होने हैं। RO के एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने DE IAS का टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कर रहे हैं। ये 7वां टेस्ट है। ऑलरेडी हमने इसके 8 टेस्ट DE IAS के GS के अपलोड कर दिए हैं। हिंदी के सारे जो सीरीज़ 1 के DE IAS के हैं 10 टेस्ट हिंदी के भी अपलोड हो चुके हैं और PCS मंत्रा के भी हमने 4 टेस्ट हिंदी के अपलोड कर दिए हैं। अब आने वाले टाइम में आपको GS वर्ल्ड के भी टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी। ये हमारा 7वां टेस्ट का सेट 2 होगा। हमने सेट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हम ये वीडियोस 2 सेट में लाते हैं, सेट 1 और सेट 2 में लेके आते हैं। सेट 1 में हमने 65 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। ठीक, इस सेट 2 में भी हम लोग 70-70 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो PCS हो चाहे वो RO हो, ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, है ना। और ये आपके लिए एक रामबाण वीडियो साबित होगा, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन के डायमेंशंस को हम लोग टच करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमारे लिए स्पेस है एक्सप्लेन करने के लिए तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी हमने सेट 1 अपलोड कर दिया है, तो ये हमारा सेट 2 होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें तरलता का अंश सबसे ज़्यादा होता है। तरलता मतलब क्या कि आप मार्केट में वो चीज़ लेके पहुँचे और तुरंत आपका जो है वो मतलब तुरंत वो चीज़ आपकी कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो सोना लेके पहुँचेंगे तो हो सकता है मार्केट में कोई आपसे ना खरीदे। 100 रुपये का नोट, कृषि भूमि आप लेके जाएँ, है ना, तो तुरंत थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कौन किस में है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में आएगा, 100 रुपये के नोट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिग इकोनॉमी के संबंध में क्या असत्य है। स्थायी रोजगार कम, ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा है अल्प समय के लिए काम करना, तीसरा ऑप्शन। एक व्यक्ति विभिन्न संस्थानों के लिए एक साथ कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही बात। अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। गिग इकोनॉमी क्या होता है कि लोग अस्थायी रूप से कई संस्थानों में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पैनल जहाँ से लिया होगा, है ना, तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो हो सकता है कई जगह के डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करता हो, या किसी कोचिंग में, जैसे कि मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं 3-4 कोचिंगों में एक साथ जाके पढ़ाता हूँ। ठीक, या मेरा कोई टेक्निकल काम है, मैं रूम से बैठे बैठे ही 3-4 संस्थानों के लिए काम कर दे रहा हूँ। तो इसमें गिग इकोनॉमी में क्या होती है कि इसमें अल्प समय के लिए रोज़गार मिलता है। ठीक है, और आप डिफरेंट संस्थानों के लिए एक साथ आप काम कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप इसमें जो है कौशल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है के संबंध में असत्य कथन। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि आप जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, जब मैं पहली बार अपने कंपनी के जो शेयर्स मार्केट में लाऊंगी, जो शेयर मार्केट में आएगा मेरे कंपनी का शेयर, तो पहली बार वो IPO के अंतर्गत आता है। क्या आता है, IPO के अंतर्गत आता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो क्या कथन इसमें बताना, असत्य बताना है। बच्चे सत्य और असत्य एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी में उनके 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और वो रेस से बाहर हो जाते हैं एग्जाम के। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर का निर्गमन। दूसरा है यह मार्केट से पैसा प्राप्त करने के लिए एक विधि है। ठीक, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्राइमरी मार्केट में शेयर लाना। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर इसमें असत्य कथन बताना है। क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, कंपनी जब पहली बार लाती शेयर तो कंपनी सूचीबद्ध नहीं होती शेयर बाजार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट। यही कथन इसका असत्य है। यह मार्केट से पैसा प्राप्त करने की विधि, ये बात बिल्कुल सही है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्राइमरी मार्केट में शेयर लाना, ये भी इसका काम है। ठीक है, शेयर मार्केट की अगर बात करें, हम शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट में एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ठीक, और एक होता है निफ्टी। ठीक, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं।
निफ्टी में कितनी कंपनियां होती हैं? निफ्टी में 50 कंपनियां होती हैं। और एनएससी में कितनी कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं? 30 कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं। ठीक है। शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता है। ठीक, सेबी द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई। न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या होता है कि आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है। तो कह रहा है न्यूनतम कोष प्रणाली किस वर्ष प्रचलन में लाया गया? 1950 में, 1957 में, 1954 में या 1985 में? कब लाया गया? ये 1957 में इसको लाया गया। 1957 में ये लाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक नहीं है? पहला ऑप्शन है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक, चालू खाते घाटे को कम करने के लिए, ठीक, कौन सा एक सहायक नहीं है? ठीक, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती या निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक सहायक नहीं है। तो अगर निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करेंगे आप, तो क्या होगा? आपके जो है चालू खाते घाटे में कम करने के लिए ये सहायक नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। तो किससे कौन कौन सहायक होगा? घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो सहायक होगा। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे, अवमूल्यन क्या होता है? अपनी मुद्रा का डॉलर के मुकाबले हम लोग अपनी मुद्रा के मूल्य को गिरा देते हैं। तो क्या होगा? हमारे निर्यात लोग हमसे ज़्यादा करेंगे, है ना? तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी कि नहीं आएगी? फिर दूसरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा तो हमारे पास डॉलर्स वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे? डॉलर आएगा, है ना? रोजगार मिलेगा लोगों को, ये भी चीज़ें हैं। ठीक, दूसरा है निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा? पैसा आएगा डॉलर में कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये भी ऑप्शन सही है। अगर निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती होगी तो निर्यात कम होगा। निर्यात कम होगा तो क्या होगा? हमारा चालू खाता घाटा बढ़ेगा कि घटेगा? है ना, बढ़ने लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है इसकी माप करते हैं तो यह किस प्रकार की गरीबी को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है निरपेक्ष गरीबी, दूसरा ऑप्शन सापेक्ष गरीबी, तीसरा ऑप्शन संरचनात्मक गरीबी, चौथा ऑप्शन व्यक्तिपरक गरीबी। तो क्या करते हैं? जैसे कि क्या होता है? जैसे अंबानी है, ठीक है, अंबानी बहुत अमीर है, अंबानी के पास बहुत पैसा है। अंबानी अगर अपने आप को बिल गेट्स से कंपेयर करने ले जाएं तो बिल गेट्स के पास तो अंबानी से बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सापेक्ष गरीबी का अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपने अपने मोहल्ले में भी देखा होगा, गाँव में देखा होगा कि उनके पास खाने पीने का मतलब सारी चीज़ें हैं, पैसा है ना, सब कुछ है, अच्छा खासे अमीर है। मान लीजिए उनकी नेटवर्थ अब 12 लाख रुपए पर ईयर जो है, अच्छी खासी उनकी जो है सैलरी है। ठीक, अगर वही चीज़ क्या बोलते हैं, अगर वही उनका पड़ोसी है, वो जो है 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो उनके कंपैरिजन में क्या हो गए? गरीब हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। निरपेक्ष गरीबी में बच्चा क्या होता है? निरपेक्ष गरीबी में लोगों के पास बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान की कमी होती है ना? ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, रोटी खाने के लिए नहीं है, तो वो बेटा किस में आता है? निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने बेरोजगारी माप के संबंध में 3 धारणाओं यथा समान स्थिति, साप्ताहिक स्थिति, ठीक, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाओं यथा सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति, दैनिक स्थिति का प्रतिपादन किया? किसने किया? लकड़हारा कमेटी ने किया, अलग कमेटी ने किया, आहूवालिया ने कमेटी ने किया, भगवती कमेटी ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवती कमेटी ने किया। इसका जो है किसने किया? भगवती कमेटी ने इसका बेरोजगारी का इस आधार पे इसको बांटा। बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाएं दी, सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और चालू या दैनिक स्थिति, इसकी जो है बात कर की उन्होंने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
जीरो नेट ऐड, जीरो नेट ऐड से क्या तात्पर्य है? ठीक, जीरो नेट ऐड से क्या तात्पर्य है? पहला क्वेश्चन है पर्यावरण में जीरो कार्बन उपस्थिति से, एक प्रकार की बजट प्रणाली से, पर्यावरण में जीरो कार्बन उपस्थिति से, किसी देश द्वारा वैश्विक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण से, किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। तो जीरो नेट ऐड क्या है? जीरो नेट ऐड ये है कि आप किसी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से, इसका क्या है? किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से इसका है, जीरो नेट ऐड से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशील कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियमों के प्रतिपादक कौन है? बैरी कोमोनोर, लडोना हैरिस, सोनिया जॉनसन, रेचल कार्लसन। तो इस पर्यावरण की एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं बैरी कोगोनोर, क्या नाम है इनका? बैरी कोगोनोर इनके जो है इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका जो है आपको मिलान करना है, इसका आपको मिलान करना है। तो CI इसका क्या है? CIRG IICT है ना, NSINIB। तो इनका फुल फॉर्म देखा जाए तो CIRG क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये क्या है? बकरी अनुसंधान, गोट है ना। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? मथुरा में है। टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा कालीन वाला। क्या हो जाएगा? कालीन वाला जो है कहाँ पे है? कालीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भदोही में है। NSI यानी चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। ठीक, NBI इसका मतलब क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ये नोएडा में है। ये कौन सा है? ये शुगर वाला संस्थान है, राष्ट्रीय शुगर संस्थान है। ठीक है, ये कौन सा है? ये जो है आपका कालीन वाला है। ठीक, कालीन वाला है ना, भदोही में है ना। और ये आपका जो है बकरी वाला है, मथुरा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भदोही अपने कालीन के लिए प्रसिद्ध है, भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है ना। मथुरा की बात करें, मथुरा में पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ना। और यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर बकरी अनुसंधान संस्थान भी है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पे दलहन अनुसंधान संस्थान भी है, दलहन अनुसंधान संस्थान भी है, राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान संस्थान भी है ना। और यहाँ पे JK टेम्पल है ना, JK टेम्पल है। यहाँ पर बिठूर आश्रम में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी और यहीं पर सीता जी ने भी अच्छा खासा समय बिताया था, जो है लव कुश का जन्म भी यहीं पर हुआ था। ओके, चला जाए आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन कब किया जाता है? 2 वर्ष में एक बार है ना, 4 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार। डिफेंस एक्सपो क्या है? डिफेंस एक्सपो एक रक्षा मंत्रालय का काम है, हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 11वां डिफेंस एक्सपो लास्ट टाइम हुआ था। 11वां कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में ये डिफेंस एक्सपो हुआ था, लखनऊ में ये डिफेंस एक्सपो हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में है। ठीक है, बरुआ सागर झील झांसी में है। ठीक है, बेला सागर झील मिर्ज़ापुर में है, औंधी ताल झील वाराणसी में है। तो बेला सागर झील कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर में नहीं है। ये कहाँ पर है? बेला सागर झील कहाँ पर है? ये महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा में बेला सागर झील है। ठीक है, महोबा में बेला सागर झील है। तो इसमें पूछा है क्या सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
ओके, अगर वाराणसी की बात करें, इसको क्या बोलते हैं? इसको घाटों का शहर बोलते हैं, और इसको पूर्व का एथेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्व का एथेंस भी बोला जाता है, घाटों का शहर बोला जाता है, पूर्व का एथेंस बोलते हैं इसको, ठीक। और वाराणसी की बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ पे DLW का कारखाना है जहाँ पर रेल के इंजन बनते हैं। यहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड इंजन बनते हैं, बिजली के इंजन और डीजल इंजन जो है ट्रेन के बनते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुर में जो है GI टैग मिला है बैगन की एक प्रजाति है, भंटा। क्या नाम है? रामपुर का भंटा है, ठीक है। रामपुर में चाकू उद्योग के लिए जाना जाता है। झांसी की रानी के जो है कर्म स्थली कहाँ है? झांसी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मर्डिकड़िका था। वाराणसी में ही सारनाथ है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना दिया था, फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1992 में। संयुक्त वन प्रबंधन 1991 में, 1990 में, 1994 में। तो कब ये प्रारंभ हुआ? तो ये 1992 में संयुक्त वन प्रबंधन स्टार्ट हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक, परंपरागत दूधों का विकास है, ठीक, स्थानीय कौशल का विकास है, वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करना है। तीनों बातें एकदम सही हैं, है ना, तीनों बातें एकदम सही हैं। ये जनवरी 2008 में, ये 2018 में ये योजना लेके आई थी सरकार जो है। इसके तहत एक जिला एक उत्पाद में, जैसे अमेठी से क्या है? अमेठी से मूंज उत्पाद है, मूंज उत्पाद है। क्वेश्चन पूछा गया था मूंज उत्पाद किससे बनता है? तो सरपत नामक घास से बनता है। डलैया वलैया बनती है, मूंज उत्पाद से ही बनती है, ठीक है। और इसमें रायबरेली से क्या था? रायबरेली से कास्ट शिल्प था, है ना, लकड़ी के जो नक्काशी वगैरह होती है, कास्ट शिल्प, है ना, रायबरेली से, है ना। और अगर बात की जाए मथुरा से क्या था? मथुरा से पीतल की मूर्तियाँ थी, है ना। और अगर बात की जाए, है ना, पीलीभीत से क्या था? पीलीभीत से बांसुरी, है ना, पीलीभीत से बांसुरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? पहला स्थान गोवा, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरीकरण में भी द्वितीय स्थान पर है और साक्षरता में भी द्वितीय स्थान पर है। नगरीकरण, अगर साक्षरता में पहला स्थान बात करें तो किसका है? केरल का है, केरल का पहला स्थान है ना। दूसरा अगर बात करें नगरीकरण में पहला स्थान किसका है? नगरीकरण में पहला स्थान किसका है? गोवा में है, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, गोवा नगरीकरण में फर्स्ट है और केरल किस में फर्स्ट है? साक्षरता में नंबर 1 है केरल। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व व्यापार संगठन जनेवा में है, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में है। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक। आसियान का जो है मुख्यालय जकार्ता में है, ठीक है। तो इसका जो है सही नहीं बताना है, तो सही नहीं क्या हो जाएगा? तो इसका जो विश्व बैंक, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में इन दोनों का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी WTO का मुख्यालय जनेवा में है, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, ठीक है। अगर उसकी बात करें, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू में है, ठीक। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, शून्य बजट प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शून्य बजट प्रणाली में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बच्चा तैयारी, आप लोग समझिए अपने स्तर पर, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको 3 साल हो गया एसएससी की तैयारी करते हुए, और आपका मेंस नहीं हो रहा है या प्री नहीं हो रहा है, जो भी है ना। फिर आपने मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, तो आपके घर वालों ने कहा बेटा आपने जितना पढ़ाई किया जो भी किया सब ठीक है, चलो अब फिर से इसको स्टार्ट करो, हम तुम्हारे लिए फिर से शून्य बजट बनाते हैं, जो भी आपने पिछला किया सब उसको जीरो करो, ठीक, अपने लिए फिर से अपनी नई नई योजनाएं बनाओ। तो उसको क्या बोला जाता है? शून्य बजट प्रणाली बोला जाता है। जैसे कोई योजना चल रही है हमारे यहाँ, ठीक, जैसे मनरेगा चल रही है, तो मनरेगा में जो भी पैसा लगा, जो भी लगा, मान लीजिए हमको नई कोई योजना स्टार्ट करनी है मनरेगा से ही रिलेटेड, तो जो भी पुराने में काम हो गए हैं उनको स्टॉप किया जाएगा, नए तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो ये प्रणाली कहाँ से आई थी बेटा? यूएसए से ये प्रणाली आई थी, ठीक है। हमने भी इसका प्रयोग एक बार किया है, हमने इसका एक बार प्रयोग किया है, ठीक है। कब किया है? 1985 में हमने एक बार इसका प्रयोग किया है, 1985 में हमने इसका प्रयोग किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। तो इन्वेस्ट यूपी में जो गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये वित्त मंत्री नहीं होता, इसमें कौन होगा? सीएम होता है। सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, इन्वेस्ट यूपी एक निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी है, इसकी स्थापना उद्योग बंधु के स्थान पर की गई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्या हो जाएगा बेटा? बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का जो है कब शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसका शुभारंभ 2020 में किया गया था, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्टार्ट करने वाला ये कैसा राज्य था? अपने भारत का पहला राज्य था, फर्स्ट राज्य भी ये था। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड बनाने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितना? 57.2% है। हाँ, बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत महिलाओं की साक्षरता सहभागिता कितनी है? 60.7% है। तो असत्य बताना। देखिए आपने दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए, दोनों चीज़ें सही हैं, और आपने मार दिया राइट आंसर सी। और यहाँ पे नहीं पढ़ा कि यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा था क्या बेटा? यहाँ पे पूछ रहा है असत्य क्या है। क्या पूछ रहा है? असत्य क्या है। हमने तो राइट आंसर सी मार दिया, हमने यहाँ पढ़ा नहीं, तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य के हिसाब से डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की? यूपी की अगर साक्षरता की बात करें, साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की? 67.7% यूपी की साक्षरता है। कितने हैं बेटा? 67.7%। इसमें मेल और फीमेल निकालना हो, मेल की क्या है और फीमेल की क्या है, तो इसमें 10 ऐड करो दो और इसमें 10 घटा दो, तो तुम्हारे पास मोटा मोटा आ जाएगा कि हाँ क्या है। तो 77.3% है ना, पॉइंट में नहीं आएगा, 0.3% याद कर लेना केवल। किसका हो जाएगा बेटा? मेल का हो जाएगा। और फीमेल कितनी हो जाएंगे? 57.2% फीमेल साक्षर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है ना। अब पूछ ले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या? टोटल 19.98 करोड़ जनसंख्या है, 19.98 करोड़ जनसंख्या है। अगर इसी में पूछ ले मेल कितने हैं बेटा, फीमेल कितने हैं, कितनी जनसंख्या मेल की है, कितनी जनसंख्या फीमेल की है ना। तो मेल कितने हैं बेटा? 10.44 करोड़ मेल है ना, और फीमेल मेल है 10.44 करोड़। महिलाएं कितनी हैं? 9.54 करोड़ महिलाएं हैं, ठीक, ओके। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो उत्तर प्रदेश की अगर जनगणना की हम लोग बात करें, थोड़ा सा जनगणना के फैक्ट आपको रिवाइज करा दें। ठीक है, देखिए कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में? टोटल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, जिसमें 10.44 करोड़ मेल है ना, और फीमेल कितनी है? 95.3
33 करोड़ फीमेल है, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, 912 लिंगानुपात है, 912 लिंगानुपात है। जनघनत्व कितना है, 829 जनघनत्व है। 10 की वृद्धि दर कितनी है, 10 सालों में कितनी वृद्धि दर हुई, 20.2% 10 की वृद्धि दर है। साक्षरता कितनी है, 67.7% साक्षरता है, ठीक है। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी निवास करते हैं। एससी में नंबर 1 है। कितने एससी हैं उत्तर प्रदेश में, कितने परसेंट, 20.7% एसटी हैं, एससी हैं। एसटी की बात करें तो कितने परसेंट एससी हैं, 0.6% एसटी हैं। एसटी में नंबर 1 राज्य कौन सा है, एसटी में अगर नंबर 1 राज्य पूछे तो एमपी है। एसटी में नंबर 1 राज्य क्या है बेटा, एमपी है, ठीक है। आगे देखते हैं ना। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या है 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या कितनी है, 22.3% नगरीय जनसंख्या है। कार सहभागिता दर कितना है, 32.94% कार सहभागिता दर है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 जो है शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग याद रखना, इतना आपको मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व में मोहम्मद सोबितगढ़ तथा कोल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, क्या मोहम्मद सोबितगढ़ या कोल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। हापुड़, मथुरा, अलीगढ़, बागपत, ठीक है। तो इसका क्या नाम था, पुराना नाम क्या था, मोहम्मदगढ़। इसका पुराना नाम क्या था, मोहम्मदगढ़ भी इसको बोला जाता था, और क्या बोला जाता था, और इसको क्या बोला जाता था, और इसको हापुड़ भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सॉरी, इसको क्या बोला जाता था, मोहम्मदगढ़ बोला जाता था, और अलीगढ़ भी इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अलीगढ़ भी इसको बोला जाता है। अलीगढ़ में आपका ताला उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है, ताला उद्योग अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस है, ताला उद्योग। अलीगढ़ में एएमयू की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने करी थी। सर सैयद अहमद खान ने करी थी, सर सैयद अहमद खान ने करी थी, ठीक है। अगर बागपत की बात करें तो बागपत में सबसे कम एससी जनसंख्या है और सबसे कम एसटी जनसंख्या है, ठीक है, बागपत में। मथुरा की बात करें, मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान है, बकरी अनुसंधान संस्थान है। और मथुरा किस नदी के किनारे है, मथुरा जो है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। मथुरा में ही बांके बिहारी मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, कृष्ण जी का मंदिर है। और यहाँ मथुरा में ही प्रेम मंदिर भी है। अगर हापुड़ की बात करें, हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा राज्य है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, ठीक, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। जनसंख्या वाइज पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पूछ ले ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, 1 मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर पूछ ले आपसे कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो इलाहाबाद में। सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो इलाहाबाद में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो इलाहाबाद में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या महोबा में पाई जाती है। महोबा में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। महोबा में पान उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, महोबा में क्या है, पान उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नरिहर दास, नरिहर दास निम्नलिखित में से किसके गुरु थे, सूरदास के, रैदास के, तुलसीदास के या बाणभट्ट के। तो नरिहर दास किसके गुरु थे, तुलसीदास के गुरु थे। किसके गुरु थे, तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी, रामचरितमानस की रचना करी, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने करी। किस भाषा में करी, अवधी भाषा में इन्होंने करी थी, अवधी भाषा में करी थी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, चित्रकूट में हुआ था, ठीक है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है।
बाणभट्ट ने कौन कौन सी किताब लिखी? हर्षचरित्र किताब बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास जो है जन्म से जो है क्या थे? ये कृष्ण भक्ति में जो है लीन थे। कहा जाता है कि इन्होंने कृष्ण भगवान के स्पष्ट दर्शन इनके होते थे, इनके कृष्ण भगवान को इनके स्पष्ट दर्शन होते थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, रैदास कौन से समुदाय से थे, कौन सी जाति के थे? तो रैदास मोची समुदाय से थे। किस में थे? मोची थे रैदास, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से किस एक योजना का लक्ष्य है? फंडिंग टू द अनफंडेड, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो किसका है ये? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है क्या है? फंडिंग टू द अनफंडेड। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 बातें याद रखनी है। इसमें कौन कौन से लोन मिलते हैं? इसमें शिशु, किशोर और तरुण, 3 तरह के ऋण इसमें मिलते हैं, ठीक। शिशु में 50,000 तक लोन मिलता है, 50,000 तक लोन मिलता है। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक लोन मिलता है, 5 लाख तक लोन मिलता है, ठीक है। और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में लोन मिलता है अगर आपको कुछ भी स्टार्टअप करना है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, सबको जो है खाता खुलवाया गया था, बैंकिंग योजना से जोड़ना था, ठीक है ना। स्टार्टअप योजना के तहत कोई अपना नया उद्यम करना चाहता है तो उसके तहत स्टार्टअप योजना। स्टैंड अप योजना SC ST महिलाओं के लिए स्टार्ट की गई थी, है ना, उद्यम करना चाहती हैं अगर अपना। तो अगला क्वेश्चन है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? ठीक, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, नवाब वाजिद अली शाह, दूसरा बेगम हजरत महल। तो ये कौन है? इसके नवाब वाजिद अली शाह इसके जो है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। बेगम हजरत महल की बात करें, तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, 1857 के विद्रोह में भाग लिया, 1857 के विद्रोह में, है ना, लखनऊ से इन्होंने जो है भाग लिया था, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ठीक, कथन कारण में बताना है। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है, ये कथन हो गया। क्योंकि फिर आपको क्योंकि जोड़ना है कथन कारण में। संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, दोनों बातें सही हैं, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 9 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक। उद्देशिका जो हमारा जो आज प्रियम्बल है वही उद्देशिका का भाग बनता है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को संविधान के किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 48, ठीक। तो किसके क्रियान्वयन के तहत किया गया था? अनुच्छेद 23 के तहत। किसके? अनुच्छेद 23 के तहत इसको क्रियान्वयन के लिए किया गया था बंधुआ मजदूरी प्रणाली को, ठीक। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगा। कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है, कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है, ठीक है। ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में दोनों आते हैं। थोड़ा फंडामेंटल राइट हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ पे, है ना। फंडामेंटल राइट की अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटल राइट को हम लोग FR लिखेंगे, फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये संविधान के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में है? ये संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। ये कैसे योग होते हैं बेटा? ये वाद योग होते हैं। अगर आपका उल्लंघन होता है तो ये आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, है ना। और हाई कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल कौन सा है? इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक। अब फंडामेंटल राइट की बात करें तो कितने प्रकार के हैं ये बेटा? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। 6 प्रकार के क्या है? फंडामेंटल राइट है ना। तो एक एक करके देखें हम लोग, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है
पहला राइट है ना, पहला है समता का अधिकार, समता का अधिकार है ना, समता का अधिकार है, सबको समान अधिकार है ना। तो ये कितना है, 14 से 18 के बीच में है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये कितना है, 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 23-24 में। ठीक, फिर चौथा है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है ना। फिर अल्पसंख्यक समुदायों का हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण, के हितों का संरक्षण, ये किस में कहा गया है, 29-30 में है ना। एक और आपका बच रहा है, कौन सा बच रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा बच रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, उपचारों का अधिकार। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में इसकी बात कही गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे कि कौन से अधिकार को क्या बोला है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोला है, उन्होंने संविधान की आत्मा बोला है। क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट निकालता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध है ना, प्रतिषेध, मैंडमस है ना, और उत्प्रेषण है ना, और इस तरह की रिटें, 5 तरह के रिट ये निकालता है, 2 अलग अलग तरह की रिटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति द्वारा कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है, सहकारिता, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा। तो इसमें सहकारिता क्षेत्र नहीं शामिल है, बाकी साहित्य से हो है ना, विज्ञान से हो, कला एवं समाज सेवा से हो, तो आपको जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किया जाएगा है ना, उसको मनोनीत 12 मेंबर को राज्यसभा मनोनीत किया जाए। राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख अनुच्छेद एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसको हम आपको बताते हैं है ना। राष्ट्रपति से जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है राष्ट्रपति के लिए, पकानी, कोका, दियो, दसम। ठीक है, ये आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने के लिए ये ट्रिक याद रखना है। 2 4 5 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पकानी, कोका, दियो, दसम। ठीक है, ये 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक, तो ये राष्ट्रपति का पद है, इसमें आर्टिकल 52 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति का पद की बात की गई है, राष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, फिर इसकी कार्यपालिका शक्तियों की बात की गई है ना, कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियों की बात की गई है ना, ये कार्यपालिका शक्तियों की बात की गई है। फिर इसके निर्वाचन मंडल की बात की गई है ना, निर्वाचन की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 54 में बात करी गई। फिर इसके कोटा की बात की गई है ना, कोटा की बात कब कहाँ की गई है, आर्टिकल 55 में। फिर इसके कार्यकाल की बात की गई, इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल इसका कार्यकाल होता है ना, 5 साल इसका कार्यकाल होता है।
मिनिमम एज कितना है, 35 साल का मिनिमम एज होना चाहिए। फिर दोबारा निर्वाचित हो सकता है, आर्टिकल 57 में बोला गया है दोबारा निर्वाचन के बारे में, दोबारा निर्वाचित हो सकता है ना, ठीक है। फिर इसकी योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 58 में बात की गई है, योग्यताओं के बारे में, है ना, कि राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। फिर दशाओं की बात की गई है ना, दशाओं की बात की गई है ना। फिर इसकी शपथ की बात की गई है ना, शपथ की बात आर्टिकल 60 में की गई है। 61 में महाभियोग की बात की गई है, महाभियोग की बात की गई है। बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन एक राष्ट्रपति से पूछा जाता है कि आर्टिकल 72 में क्या है। आर्टिकल 72 में इसकी क्षमादान क्या है, क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है ना, क्षमादान की क्या है, शक्तियाँ इसमें दी गई हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में अंतर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर क्या है दोनों की शक्तियों में? राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा और सिविल न्यायालय की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल फांसी और सिविल न्यायालय की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है ना। तो ये सैन्य न्यायालयों की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक। एक क्वेश्चन और राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ किसमें हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक। फिर राष्ट्रपति की पूछता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है ना। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है ना, अगर संसद के सत्र ना चल रहे हो। तो कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन और राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्या है, सुप्रीम कोर्ट से वो क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, है ना। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम पी लिखेंगे और ये सी सुप्रीम कोर्ट में कौन होता है, CJI होता। तो ये सलाह ले सकता है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत ये सलाह मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लीजिए इसने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, ठीक, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि इसको सलाह दे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इसको सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक, और ये इसकी सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है ना। तो दोनों चीज़ें हैं, ना ये इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ना इसकी सलाह को देने के लिए बाध्य है ना। लेकिन कुछ मामले हैं जिसमें ये बाध्य है, जिसमें ये CJI जो सुप्रीम कोर्ट का है ये बाध्य है। कुछ मामले, स्पेशल मामले हैं, उनमें ये बाध्य है, ठीक। और ये जो है चाहे तो नहीं माने, है ना, ये सलाह दे भी देगा तो ये मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में अनुच्छेद 345 के तहत वर्णित है, ठीक, पहला ऑप्शन है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। तो क्या चुनना है? सत्य कथन आपको इसमें चुनना है, सत्य कथन इसमें आपको चुनना है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। तो राज्यों के लिए राजभाषा का संबंध क्या है? संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 345 में किए गए, बात सही है, ठीक। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। विधानमंडल में क्या क्या आता है? जहाँ विधानसभा है, अगर विधान परिषद है तो दोनों विधानमंडल में आएंगे, ठीक। विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा भी आती है, ठीक। अगर पूछा जाए आपसे कि प्रथम राजभाषा आयोग कब बना था, है ना, क्वेश्चन पूछ ले मान लीजिए कि प्रथम राजभाषा आयोग कब बना था, है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बना था, पहली चीज। दूसरी बात इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर इसके पहले अध्यक्ष थे, बीजी खेर इसके पहले अध्यक्ष थे। 2 क्वेश्चन इससे फ्रिक्वेंटली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। राज्य, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राज्य प्राथमिक शिक्षा में बढ़ावा देगा, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 350 का में ये बात की गई है कि राज्य प्राथमिक शिक्षा में देने के लिए जो है बढ़ावा देगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन में से किसमें दल बदल के आधार पर
संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में है। ठीक है, तो कौन सा है? 52वां है, ठीक, 55वां है, 61वां है, 69वां है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 92वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। इसमें दल बदल यानी कि क्या है, आए आराम गए आराम की पद्धति को समाप्त किया गया कि सुबह जो है दूसरी पार्टी में, शाम को दूसरी पार्टी में, जो जीता वही अंदर, जो जीता उसी पार्टी में चले गए, या जहां बड़ा पद मिला वहां चले गए। इस व्यवस्था को ख़त्म किया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा कि बेटा आप दल बदल नहीं कर सकते हो, है ना, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आपको दल बदल करना है ना। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, इनको हम अलग से लाएंगे, सारे वीडियोस एकदम कंपाइल करके देंगे ताकि आपके लिए जो है ये मैराथन का काम करें, है ना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? हाइड्रा रक्त का अभाव, पहला है हाइड्रा रक्त का अभाव, ठीक। दूसरा जीवाणु, जीवाणु क्या है? मोनेरा जगत का है, ठीक है। एक कोष की जीवों में जनन कैसे होता है? अलैंगिक विधि द्वारा होता है, बात सही है। तो तीनों बातें इसकी सही हैं, ठीक। जीवाणु मोनेरा जगत का है, ठीक है, मोनेरा जगत का है ना। और हाइड्रा किसका है? रक्त का अभाव होता है ना। हाइड्रा में क्या होता है? रक्त का अभाव होता है ना। और एक कोष की जीवों में जनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है। तो तीनों बातें इसमें सही हैं, तीनों बातें इसमें सही हैं, ठीक है, तीनों बातें इसमें सही हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? पित्त, जठर रस, अग्नाशय या लाइपेज? तो किसको जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस किसको? अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है? अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंधों का परिणाम है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं, बिल्कुल सही बात, ये वायु प्रदूषण के सूचित भी हैं। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर होता है किस लाइकेन से बनती है? तो फाइलम नाम की लाइकेन होती है, फाइलम नाम की लाइकेन होती है। उससे क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है, जो एसिड बेस है ना, एसिड बेस जो है, कौन सी एसिड है कौन सा बेस है, उसके चेक करने के लिए लिटमस पेपर बनाया जाता है ना। तो लिटमस पेपर उसके लिए भी बनता है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाप, अंगार गैस, है ना, CO और H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, सही बात है। वायु अंगार गैस, CO और N2, दोनों बातें सही हैं। प्राकृतिक गैस, मेथेन और एथेन, हाँ ये भी बात सही है। सार्वत्रिक विलायक क्या होता है? ये HCl नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? इसमें जल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। राइट आंसर डी पार्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, जस्ता, लोहा, सीसा। तो तांबा ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तांबा ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, ओके। आयरन में जो है अगर हवा में बाहर रखता है तो उसमें जंग लग जाती है। किसके कारण लग जाती है? आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाती है। हवा से ये क्रिया कर लेता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसमें जो है लग जाती है, ठीक है, ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? LPG, ठीक, LPG भी मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है ना, वायु भी मिश्रण है, आसुत जल।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसुत जल में ये कोई मिश्रण नहीं है, बाकी वायु में भी मिश्रण है। वायु में कितनी गैसें पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी % पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर O2 की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, है ना, तो 90% ऑक्सीजन पाई 21% ऑक्सीजन पाई जाती है ना। आर्गन की बात करें तो 0.93% आर्गन पाई जाती है, ठीक। अगर CO2 की बात करें तो 0.037% CO2 पाई जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। LPG में क्या होता है, मेथेन और एथेन होता है, मेथेन और एथेन होता है LPG में, ठीक है। ओके, चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या है, अवतु ग्रंथि, ठीक है, अवतु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, कार्पस ल्यूटियस ग्रंथि, ठीक, या पीयूष ग्रंथि, है ना, या पीयूष ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है ये, कार्पस ल्यूटियस ग्रंथि महिलाओं में जो है गर्भावस्था बनाए। महिला सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन है। क्या है बेटा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं पॉजिट्रॉन भी मिलता है, पॉजिट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन है महिला सेक्स हार्मोन, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा, पुरुष का कौन सा सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, ठीक है। जो एथलीट होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन अलग से लेते हैं, तो क्या होता है कि उनके कट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, तो वो अवैध है। कई बार चेक होते हैं तो ये लोग बाहर हो जाते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि ये किडनी में पाई जाती है ना। ये जो है आपका ब्लड प्रेशर वगैरह जो है रिलीज करती है, ठीक। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है, ठीक। तो अवतु ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अवतु ग्रंथि आपके गले में, इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ये आपके गले में पाई जाती है, ठीक है। ये आपके गले में अवतु ग्रंथि पाई जाती है। अगर आपने खाने में आयोडीन की कमी हुई तो अवतु ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इतना बड़ा गला फूल जाएगा आपका इसे, है ना। तो आप लोग नमक आयोडीन वाला खाया करिए, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, हेन एंड चिकन रोग निम्नलिखित में से किस फल में होता है, आम में, केला में, ठीक, अमरूद में, अंगूर में। तो किस में होता है, अंगूर में जो है हेन एंड चिकन रोग अंगूर में होता है, ठीक। अगर यूपी की बात करें, यूपी किस प्रोडक्शन में नंबर 1 है, यूपी जो है आम के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, आम के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, आम के प्रोडक्शन में, अमरूद के प्रोडक्शन में नंबर 1 है ना, और गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, आलू के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, आलू का प्रोडक्शन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। कुल खाद्यान्न का बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में है कुल खाद्यान्न, है ना। सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या कहाँ पर है, भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में है। दूध के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है, आपका यूपी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यूपी के बारे में याद रखिएगा कि किस किस के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। चावल के प्रोडक्शन में यूपी का स्थान क्या है, चावल में यूपी कौन सा है, दूसरा स्थान है ना, चावल में सेकंड है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट आपका जो है वेस्ट बंगाल है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जी में भी यूपी ने वेस्ट बंगाल को पिछाड़ दिया है, सब्जी के उत्पादन में ये नंबर 1 हो गया है, ठीक है। आम, अमरूद, सब्जी, है ना, आलू, गन्ने में भी यूपी नंबर 1 है, गन्ने का कटोरा भी बोला, इसको चीनी का कटोरा भी बोला जाता है, गन्ने में भी यूपी नंबर 1 है, गन्ने में भी यूपी नंबर 1 है। तो इतने फलों, इतने जो है चीज़ों में यूपी नंबर 1 है, तो आप लोग ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि प्रजाति दी गई है ना, और इसको आपको कूट में बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है, ठीक, सही सुमेलित है, ठीक। तो धान की फसल कौन सी है, धान की फसल जया है, धान की फसल कौन सी है, जया है, ठीक है। चना की फसल कौन सी है, प्रजाति कौन सी है, सम्राट है ना। और आम की पूसा नाम की प्रजाति है, पपीता की सिंधु नामक प्रजाति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चने में नंबर 1 राज्य कौन सा है, चने में एमपी में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन होता है।
धान में नंबर 1 या चावल में वेस्ट बंगाल है ना, ये नंबर 1 है। आम में उत्तर प्रदेश है, आम में उत्तर प्रदेश है। पपीता में कौन है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, पपीता के उत्पादन में नंबर 1 कौन है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कह रहा मूली में जो तीखापन पाया जाता है, मूली में जो तीखापन किसके कारण पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक, कैल्शियम ऑक्जेलेट किसे पाया जाता है, जो हमारे पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाते हैं जो पेट में, पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। आइसोसाइनेट, सोलेनिन, कैप्सिसिन, क्या है, कैप्सिनिन। मिर्च में जो है तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है, मिर्च में तीखापन होता है, इसके कारण तीखापन होता है। तो मूली में जो है किसके कारण जो है तीखापन पाया जाता है, किसके कारण तीखापन पाया जाता है, आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है, एजैटोबैक्टर, एजोला, नीलहरित शैवाल या राइबोजियम। तो कौन सा है ना, तो राइबोजियम जो है इसमें जो है क्या है, दलहनी फसलों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, राइबोजियम, किसका आंसर क्या होगा, दलहनी फसलों में राइबोजियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, राइबोजियम पाया जाता है। ठीक है, नीलहरित शैवाल हो गया, अजोला हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ये सब धान के खेत में यूज होते हैं एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, धान के खेत में अजोला हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, है ना, ये सारे जो है धान के खेत में यूज होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस कृषि विविधीकरण से क्या तात्पर्य है, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग करना, सिंचाई की आधुनिक विधियों का प्रयोग करना, विविध प्रकार की फसलों को उगाना एवं कृषि सहायक क्रियाओं का विस्तार करना, या उपरोक्त सभी। तो किस विविधीकरण में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार किया जाता है। ठीक, विस्तार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है, ठीक, इसका उद्देश्य, क्योंकि इसका उद्देश्य कृषि जलवायु नियोजन में क्षेत्र में विशेष से उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना है। दोनों बातें इसमें सही हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों, ठीक है, के वैश्विक निर्माण केंद्र विकसित करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया। कौन सा है कौन सा पशु भाई, महेशी है, नंदी है, कामधेनु या नंदिनी है, किसका किया गया है शुभारंभ, तो ये नंदी का शुभारंभ पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक निर्माण केंद्र विकसित करने हेतु किया गया है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह किस देश के निवासी हैं। ठीक है, कौन किसको नियुक्त किया गया है, जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है, IPCC यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। USA के निवासी हैं, फ्रांस के निवासी हैं, यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं कि जर्मनी के निवासी हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कहाँ के निवासी हैं। ये UK के निवासी हैं। कहाँ के हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं। USA में क्या बात किया जाए तो USA में जो है IMF एंड वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, फ्रांस में बात करें, पेरिस में किसका मुख्यालय है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है,
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 में किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर के सिवान, नरेंद्र मोदी, है ना, अमित शाह या महेंद्र सिंह धोनी, किसको जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो ये क्या है? ये चेन्नई सुपर किंग्स के, चेन्नई सीएसके के कैप्टन है ना, मालिक है, सह मालिक या कैप्टन है। अमित शाह की बात करें तो हमारे इस समय गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप 2020 शिखर सम्मेलन, है ना, का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में, जोधपुर राजस्थान में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, किस में हुआ? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका जो है ये आयोजन हुआ। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं? एक कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कालेश्वर नेशनल पार्क। राजस्थान में अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो धौलपुर करौली, धौलपुर करौली है ना, धौलपुर करौली है ना, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर है ना, सरिस्का, सरिस्का, ठीक है, रामगढ़ विस्तारी, रामगढ़ विस्तारी, ठीक है, और केवलादेव घाना, है ना। तो ये जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। इस समय कितने टाइगर रिजर्व हैं? इस समय 54 टाइगर रिजर्व है। कितने? 54 टाइगर रिजर्व है, 54 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन फिर पूछ ले कि नेशनल पार्क की संख्या कितनी है तो 106 टोटल नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क हैं? 106 टोटल नेशनल पार्क है। तो टाइगर रिजर्व कर्नाटक में कितने हैं? ठीक है, बात की जाए तो काली टाइगर रिजर्व है, काली है ना, भद्रा है ना, काली है, भद्रा है, नागरहोल है, नागरहोल है ना, नागरहोल है, काली, भद्रा, नागरहोल, बांदीपुर है, बांदीपुर है, और बीआरटी बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल यहीं पर स्थित है टाइगर रिजर्व। ठीक, कोलकाता पश्चिम बंगाल में बात करें तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है ना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी समय कितनी टोटल रामसर साइट्स हैं? रामसर साइट टोटल 75 हैं, है ना। टोटल कितनी रामसर साइट? 75 हैं। सबसे ज़्यादा 14 रामसर साइट कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा 14 रामसर साइट तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पर यूपी है, यूपी में 10 हैं। सिसांडी हो गया, है ना, और बहुत सारे जो है यूपी में स्थित हैं। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा करी है? देहरादून में, नेपाल में, भोपाल में, नई दिल्ली में, या पुणे महाराष्ट्र में? तो कहाँ पे की गई है? तो इसकी जो है नई दिल्ली में बनाए जाने की घोषणा की गई है, नई दिल्ली में। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व हैं? महाराष्ट्र में गूगामल है, गूगामल है, ठीक है, गूगामल है ना, और सह्याद्री है, सह्याद्री है ना, और नवेगांव नागझीरा है, नागझीरा है, नागझीरा है, मेलघाट है, मेलघाट है, और बोरघाट है, बोरघाट है। ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें ज्योतिर्लिंग की बात करें तो 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। 3 ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है,
घृष्णेश्वर है, ठीक है, भीमा शंकर देव है, भीमा शंकर देव, भीमा शंकर देव, और त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। तो 3 जो है क्या है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है। एमपी में कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है? 2 ज्योतिर्लिंग है, ओमकालेश्वर है, ओमकालेश्वर, और महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, ठीक है। अगर एमपी में टाइगर रिजर्व की बात करें, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, है ना? तो कौन से हैं? कान्हा है ना, कान्हा है ना, पन्ना है, पेंच है, पेंच है ना, ये सारे जो है एमपी में टाइगर रिजर्व हैं। उत्तराखंड में बात करें, उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तराखंड में जो है ना, उत्तराखंड में गंगोत्री है, गंगोत्री टाइगर रिजर्व है ना, और जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट है ना। तो ये सारे टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और गतिशील समझौता CP, क्या है इसका नाम, CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है? कौन सा है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, है ना, और यूनाइटेड किंगडम है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन फ्रांस है, तीसरा ऑप्शन जर्मनी है, चौथा ऑप्शन स्वीडन है ना। तो कौन है? तो जर्मनी ने जो है इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है, ठीक है, जर्मनी ने, ठीक, ओके। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण IFCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? के श्रीनिवास को, हर्ष मेहता को, के राजरमन को, सौर महेश्वरी को। तो किसको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो के राजरमन को ये नियुक्त किया गया है, के राजरमन को IFCA का नियुक्त किया गया है। अगर नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसके अध्यक्ष पदेन कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं पदेन होते हैं वो PM होता है। कौन होता है? PM होता है, ठीक है। इसकी उपाध्यक्ष इस टाइम कौन है? उपाध्यक्ष कौन है इतनी समय? उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। क्या नाम इनका? सुमन बेरी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। नीति आयोग कैसी बॉडी है? नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ओके, गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई को, 22 जुलाई को, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं, जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, है ना। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस, है ना, 3 मार्च को मनाया जाता है ना। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या थी थीम? इन्वेस्ट
इन आवर प्लैनेट इसकी थीम थी। इन्वेस्ट इन आवर इस प्लैनेट इसकी थीम थी। जल दिवस की थीम क्या थी? जल दिवस की थीम थी एक्सीलरेटिंग चेंज। क्या थीम थी? एक्सीलरेटिंग चेंज इसकी थीम थी। एक्सीलरेटिंग चेंज इसकी थीम थी। एक्सीलरेटिंग चेंज थी इसकी ठीक थी। अगर वाइल्ड लाइफ इसकी बात करें, वन्य जीव दिवस की थीम क्या था? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम थी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम थी। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इरेज करके फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से अरब देशों में कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना? यमन, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन। तो यूएई जो है पहला पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में, यूएई को मिला है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का अस्थायी अध्यक्ष बना? ठीक, इराक, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। तो ईरान इसका जो है संघाई सहयोग संगठन का कौन सा अध्यक्ष बना है? 9वां अध्यक्ष बना है, ठीक है। तो इतनी समय कितने एससीओ में देश हैं? एससीओ में कितने देश हैं? संघाई संगठन में 9 देश हैं। कितने हैं? 9 देश हैं। अगर इसके नाम पूछ ले आपसे एग्जाम में कि कौन कौन से, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता कौन नहीं है, तो इसमें देखिए भारत भी इसका मेंबर है, भारत है, चाइना भी इसका मेंबर है ना, और इसमें कौन मेंबर है? पाकिस्तान भी इसमें मेंबर है। तो तीनों बात अद्भुत चीज़ें हो गई, ठीक। रसिया भी इसका मेंबर है, रसिया भी इसका मेंबर है ना, और ईरान भी इसका मेंबर है, ईरान भी इसका मेंबर है, ठीक। कजाकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान है ना, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये मिडिल ईस्ट के सब देश हैं। ये जो है 9 मेंबर इसके देश हैं। कई बार पूछा जाता है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। इसका क्या नाम है? संघाई सहयोग संगठन। क्या नाम है? संघाई सहयोग संगठन इसका नाम है, ठीक। ओके, एससीओ का, ठीक। अगला क्वेश्चन चले हम लोग। इसमें नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ये तो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश, हाँ ये हो गया क्वेश्चन, ये जुलाई के करंट अफेयर्स हैं आपके। जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजह कोता अभियान शुरू किया गया? असम में, केरल में, कर्नाटक में या अरुणाचल प्रदेश में? तो कहाँ पे ये अभियान शुरू किया गया है? गजा कोता असम में यूज किया गया। कहाँ पे? असम में स्टार्ट हुआ है। असम में कितने टाइगर रिजर्व हैं? असम में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो नमक याद रखिएगा। क्या याद रखने का? नमक। क्या याद रखेंगे? नमक। नामेरी है, ओरांग है, मानस है और काजीरंगा है, ठीक। काजीरंगा है। तो ये असम में टाइगर रिजर्व आपके स्थित है। केरल में अगर बात करें हम लोग, केरल में कितने टाइगर रिजर्व हैं? केरल में साइलेंट वैली है, पराम्बीकुलम, ठीक। ये सब टाइगर रिजर्व है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को याद करने क्या टिक करना है? पिंक याद रखना है। क्या याद रखना है? पिंक। क्या याद रखना? पिंक। पिंक से क्या हो जाएगा? पी से क्या हो जाएगा? पक्के। आई साइलेंट है तो इसलिए आई मैंने छोटे में लिख दिया। नामेरी और कामलांग,
ठीक। कामलांग कौन सा टाइगर रिजर्व था? ये 50वां टाइगर रिजर्व था कामलांग। टोटल इतने समय 54 टाइगर रिजर्व हैं। और 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से स्टार्ट हुआ था। कर्नाटक में अगर हम लोग बात करें टाइगर रिजर्व की, तो काली टाइगर रिजर्व है जिसको डांडेली आंसी बोलते हैं, ठीक। भद्रा है ना, नागरहोल है ना, और क्या है, BRT है, बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल है ना, बांदीपुर है ना, बांदीपुर है। तो ये सारे टाइगर रिजर्व हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एंड एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा ITCPS प्रारंभ की गई? ठीक है, कौन सी सेवा शुरू की गई? ITPS, ठीक है। तो 132 फ्रांस, ठीक, फ्रांस, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या रूस। तो किसके साथ शुरू की गई है? ये कनाडा के साथ शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। ई कॉमर्स में जैसे फ्लिपकार्ट है ना, ये सब अमेज़न, इनको बढ़ावा मिलेगा, है ना। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई? कनाडा से स्टार्ट हुई। कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक जगह है, मॉन्ट्रियल है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहीं पर हुआ था। ये ओजोन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है, ओजोन से संबंधित है, ठीक। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है ना। और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में ही, है ना, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है हमारा सब जो है अभी गणतंत्र दिवस परेड में हमारा जो है क्या होगा, जो होगी गणतंत्र दिवस परेड होगी, तो उसमें जो है हमारा अतिथि होगा, ठीक। रूस से बात करें, रूस जो है हमारा, रूस से हम लोग, है ना, तो रूस से हम लोग क्या कर रहे हैं, रूस हमारा जो है व्यापारिक भागीदार है, ठीक। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई या 20 जुलाई? तो युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है ना। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे, ठीक है। विधान चंद्र रॉय थे एक डॉक्टर, उनको याद करने के लिए हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, ठीक है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चला जाए आगे। जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकुश लगाने हेतु एक विधेयक पारित किया गया? अमेरिका, इजराइल, यूके या फ्रांस? तो इजराइल की जो है यूब्राइल की जो है ना, संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर समीक्षा पर अंकुश लगाने हेतु पास किया गया, ठीक है, बिल पास किया गया। जुलाई 2023 में साल्वेक्स 2023 नौसैन्य अभ्यास किया गया। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य किया गया? ऑस्ट्रेलिया, चीन, नामीबिया या सिंगापुर? तो किसके बीच में किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया। ऑस्ट्रेलिया से हम कौन सी युद्ध अभ्यास और होता है? ऑस इंडेक्स भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, ऑस इंडेक्स भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, ठीक है। मालाबार अभ्यास में भी ऑस्ट्रेलिया हमारा साथ निभाता है, मालाबार अभ्यास में भी, है ना। और क्वाड एक्सरसाइज होती है ना, क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया जो है आता है, ठीक है। और अगर बात करें हम सिंगापुर से, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं? सिंगापुर से बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड
कुरुक्षेत्र हम लोग करते हैं सिंगापुर से, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चाइना से हैंड इन हैंड होती है, क्या होती है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है चाइना से, है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ओके। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, कह रहा भारतीय आम महोत्सव, आम का पहला उत्पादन कौन है, आम यूपी आम में नंबर 1 है ना, आम के उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में हुआ, रूस में हुआ, यूएसए में हुआ, मलेशिया में हुआ या जापान में हुआ। तो कहाँ पे हुआ है ये आपका रूस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, रूस में हुआ है, ठीक है, रूस में ये हुआ है, ठीक, ओके, ठीक। यूएसए के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ होता है। जापान के साथ हारिमुस, जापान के साथ बात करें तो तथा धर्मागार्जियन, धर्मागार्जियन, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, है ना, और शैन्यू मैत्री भी हम लोग जापान के साथ करते हैं। शैन्यू मैत्री भी एक्सरसाइज हम लोग जापान के साथ करते हैं। जापान में कितने द्वीप हैं, जापान में होन्शु, होकाइडो, ये सारे द्वीप हैं, ठीक है। मलेशिया से अगर बात करें, है ना, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। किस देश का, निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NSC नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, लेफ्टिनेंट जनरल VK सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल RB मुखर्जी या PC गोंगली। तो किसको बनाया गया है, तो MU नायर को साइबर सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। क्या इसको बनाया गया है, MU नायर को, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में क्यूडोंग संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं, ठीक है, ओके, सही बात है। क्यूडोंग दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। तो सही कथन आपको चुनना है, सही कथन आपको चुनना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्यूडोंग जो है दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। FAO के क्यूडोंग जो है मुख्य है, ठीक। जुलाई 2023 में G20 की कौन सी बैठक, श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया, इंदौर में, जयपुर में, जोधपुर में, अहमदाबाद में। तो कहाँ पर हुआ है ये इंदौर में हुआ है। इंदौर में जो है ये G20 की बैठक, G20 की मंत्रिमंडल समूह की बैठक कहाँ हुई थी, G20 की मंत्रिमंडल समूह की बैठक कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई। और नई दिल्ली में ही भारत मंडपम की भी व्यवस्था की गई। तो वहाँ पर नटराज की सबसे ऊंची मूर्ति विश्व की लगाई गई। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इंदौर भारत का क्या है बेटा, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं, जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं, ठीक। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, मूसी नदी के किनारे स्थित है, ओके। अब कह रहा है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया। तो पहला ऑप्शन है लिथुआनिया में, है ना, विलिनियस, सोफिया, रीगा, ब्रुसेल्स। तो कहाँ पे किया गया, लिथुआनिया में इसका आयोजन किया गया, ठीक। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 1900 नॉर्थ अटलांटिक, क्या नाम इसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अभी वर्तमान में इसमें 31 सदस्य स्थित हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है ना, बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। नाटो के अगर 31 मेंबर में से किसी एक मेंबर में कोई देश अगर आक्रमण करता है तो वो 31 देशों पर आक्रमण समझा जाता है और सभी मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद करिएगा, ठीक है। इसको अटलांटिक संधि के तहत, कौन सी संधि हुई थी, अटलांटिक संधि के तहत इसको गठन किया गया था।
अटलांटिक संधि के तहत इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, ये हमारा टेस्ट 7 कंप्लीट हो गया। सेट 1 सेट 2 में ये वीडियो आया है। अब हमारा ध्येय आईएएस में 9 और 10th बचा हुआ, 8 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो 9 और 10th बचा है, वो भी जल्दी आपको 1 या 2 दिन में वही प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम जीएस वर्ल्ड की ओर बढ़ेंगे ताकि हम आपके लिए आरओ एआरओ में एक सीट पक्की कर सके। इस बार किसी को सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। हमें कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ, बताएं कि हम और बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं और हम आपको क्या नया चीज़ ला सकते हैं, नया, और हम क्या आपके लिए कर सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।